नमस्ते और स्वागत है आपका सोशल साइंस टुडे में। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम पश्चिमी दर्शन के सबसे महान निर्माता प्लेटो पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे पास स्रोत सामग्री के रूप में कुछ बहुत ही बेहतरीन इन्फोग्राफिक नोट्स और एक क्विक रिवीजन गाइड है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक खजाना है। बिल्कुल। ये नोट्स काफी सुव्यवस्थित हैं और गहराई में जाते हैं, है ना? ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहली ही स्लाइड पर जो चित्र है वो बहुत कुछ कह देता है। एक प्राचीन यूनानी स्तंभ बना है और उसके चारों ओर एक मस्तिष्क लिपटा हुआ है। यह चित्र सीधे तौर पर यह प्रतीक है कि प्लेटो के विचार ही पूरे पश्चिमी चिंतन की मजबूत नींव हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि प्लेटो को समझे बिना दर्शन को समझना लगभग असंभव है। मतलब वे सिर्फ क्या सोचते थे ये जानना काफी नहीं है, बल्कि वे ऐसा क्यों सोचते थे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक तथ्य से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया जिस महान दार्शनिक को प्लेटो के नाम से जानती है, असल में वो उनका असली नाम था ही नहीं। हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। बिल्कुल। 427 ईसा पूर्व एथेंस में जब उनका जन्म हुआ तो उनका असली नाम एरिस्टोक्लेस रखा गया था। प्लेटो तो बस एक उपनाम था जिसका मतलब है चौड़े कंधों वाला। शायद वे शारीरिक रूप से काफी मजबूत रहे होंगे। और अगर हम इस ऐतिहासिक गुरु शिष्य परंपरा के फ्लोचार्ट को देखें जो दूसरी स्लाइड के नोट्स में दिया गया है, तो ये बौद्धिक श्रृंखला बहुत स्पष्ट होती है। महान सुकरात उनके गुरु थे और आगे चलकर प्लेटो खुद प्रसिद्ध विचारक अरस्तु के गुरु बने। सही कहा। प्लेटो ने अपनी रचनाओं को एक बहुत ही खास संवाद शैली यानी डायलॉग्स में लिखा, जिसमें अक्सर मुख्य वक्ता के रूप में सुकरात ही नजर आते हैं। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने एथेंस में द एकेडमी की स्थापना की, जिसे विश्व की पहली उच्च शिक्षा संस्था या सीधे तौर पर पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ये सच में अचंभित करने वाला तथ्य है। और ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं थी, ये लगभग 900 वर्षों तक चली। वहां सिर्फ दर्शन ही नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि गणित, तर्कशास्त्र और राजनीति विज्ञान का भी गहरा अध्ययन होता था। इसी के साथ इस इन्फोग्राफिक में उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का भी बहुत अच्छे से जिक्र है, जैसे द रिपब्लिक, जो शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। हाँ, जिसमें आदर्श राज्य और न्याय का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा सिंपोजियम है, जिसमें प्रेम और सौंदर्य पर बहुत ही गहरी चर्चा की गई है। और फीडो भी है, जो आत्मा की अमरता के बारे में बात करती है। बिल्कुल। और लॉज, जो उनकी सबसे लंबी और अंतिम रचना थी। साथ ही टेमियस, जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान पर चर्चा की गई है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चौथी स्लाइड का चित्र देखिए। एक आंख बनी है जिस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा है और उसके ठीक बगल में एक चमकता हुआ बल्ब है। ये चित्र उनके ज्ञान और विचारों के सिद्धांत को बहुत सटीक रूप से दर्शाता है। प्लेटो इंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान के सख्त खिलाफ थे। मतलब वे अनुभववाद का पूरी तरह विरोध करते थे। हाँ, एकदम सही। उनके अनुसार जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, वो सिर्फ एक भ्रमित संसार है। असली सत्य केवल हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट से ही प्राप्त होता है। इसे और आसान बनाने के लिए कुर्सी का वो उदाहरण बहुत काम आता है जो हमारे नोट्स में है। दुनिया में दिखने वाली सारी कुर्सियां अस्थायी हैं, वो टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं, लेकिन कुर्सी का जो मूल विचार है यानी आइडिया ऑफ चेयर, वो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो भौतिक वस्तुएं केवल परछाइयां हैं। असली वास्तविकता उन अमूर्त विचारों में है जिन्हें प्लेटो फॉर्म्स कहते हैं। परछाइयों से याद आया, 5वीं स्लाइड का चित्र सच में बहुत ही शानदार है। ये गुफा का रूपक है जिसे एलेगरी ऑफ द केव कहते हैं। चित्र में एक अंधेरी गुफा है, जंजीरों में बंधे कुछ लोग हैं, दीवार पर नाचती परछाइयां हैं और बाहर एक चमकता हुआ सूरज है। ये दर्शन के इतिहास का सबसे गहरा विचार है। इसमें 5 मुख्य लेवल समझाए गए हैं। पहले है कैदी, जो अज्ञानता में कैद आम लोग हैं, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। बिल्कुल। और फिर है वो परछाइयां, दीवार पे पड़ने वाली वो छाइयां, जिन्हें वे कैदी ही अपना एकमात्र सत्य मानते हैं। ये हमारे इंद्रिय ज्ञान और जीवन के भ्रम का प्रतीक है। और तीसरा है वो आग। हाँ, जो भौतिक संसार को दर्शाती है और इन परछाइयों को बनाती है। फिर चौथा हिस्सा है गुफा से बाहर निकलना, जो कि भ्रम से निकलकर सत्य की खोज की एक बहुत ही कठिन और दर्दनाक यात्रा है। और अंत में 5वां हिस्सा है सूर्य,
जो परम सत्य और सच्चे ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या आज के युग में भी लोग किसी न किसी भ्रम की गुफा में जी रहे हैं? प्लेटो का ये रूपक समय की सीमाओं से बहुत आगे है। बहुत ही वाजिब बात कही आपने। अब समाज के बारे में उनके विचारों पर आते हैं। स्लाइड 6 में एक ढाल और मुकुट का चित्र दिया गया है। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल बाहरी हमलों से सुरक्षा नहीं है, बल्कि समाज में न्याय की पूर्ण स्थापना है। और इस न्याय को व्यावहारिक रूप से स्थापित करने के लिए उन्होंने 5 चरणों की एक पूरी कार्यप्रणाली समझाई है। इसका पहला कदम है शिक्षा। राज्य द्वारा संचालित शिक्षा, ताकि लोगों के प्राकृतिक गुणों को बचपन से ही पहचाना जा सके। एकदम सही। दूसरा कदम है क्षमता परीक्षण। इसमें यह परखा जाता है कि व्यक्ति की आत्मा के 3 गुणों में से कौन सा गुण सबसे प्रधान है, विवेक, साहस या वासना। और फिर इसके आधार पर तीसरा कदम उठाया जाता है, यानी कार्य विभाजन। समाज को उनके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटना। शासक वर्ग, जिनमें विवेक हो, सैनिक वर्ग, जिनमें साहस हो, और उत्पादक वर्ग, जिनमें वासना की प्रधानता हो। इस प्रक्रिया का चौथा कदम बहुत ही जरूरी है, जिसे अहस्तक्षेप कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या वर्ग किसी दूसरे के काम में जरा भी दखल नहीं देगा। और जब ये सब बिना किसी रुकावट के होगा, तब जाकर 5वां कदम पूरा होगा, यानी न्याय। जब हर कोई अपना निर्धारित काम पूरी ईमानदारी से करेगा, तो समाज में एक अद्भुत संतुलन और सामंजस्य आएगा। यही प्लेटो का न्याय है। 7वीं स्लाइड में जो तराजू का चित्र है, वो इसी सामाजिक संतुलन को बखूबी दर्शाता है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा है, लेकिन इसे लागू करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जो बहुत ही अलग थे। बिल्कुल। अब चर्चा उन विचारों पर करते हैं जो उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी और विवादित थे। हम यहाँ बिना कोई पक्ष लिए केवल तटस्थ भाव से स्रोत सामग्री में दी गई ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले उनके प्रगतिशील विचारों को देखते हैं। स्त्रियों और शिक्षा पर उनका दृष्टिकोण प्राचीन ग्रीस के हिसाब से अपने समय से बहुत आगे था। एथेंस के उस रूढ़िवादी समाज में उन्होंने ये माना कि स्त्रियां और पुरुष दोनों दार्शनिक राजा बनने और शासन करने के समान रूप से योग्य हैं। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे विवादित विचार भी थे जिन्हें पचाना आज भी मुश्किल है, जैसे संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। प्लेटो ने यह सख्त नियम प्रस्तावित किया कि शासक और सैनिक वर्ग के पास अपनी कोई निजी संपत्ति या परिवार नहीं होगा। उनका तर्क स्पष्ट था कि संपत्ति और परिवार इंसान के भीतर स्वार्थ पैदा करते हैं, और ये स्वार्थ राज्य को अंदर से कमजोर कर सकता है। इसीलिए भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने इस तरह के साम्यवाद को आवश्यक माना। जैसा कि हमने पहले कहा, ये केवल प्लेटो के ऐतिहासिक विचारों का एक निष्पक्ष विश्लेषण है। अब समय है आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटने का और मुख्य शब्दावली को संक्षेप में दोहराने का। हमने द रिपब्लिक, द एकेडमी और थ्योरी ऑफ आइडियाज के बारे में जाना, और उनका वो सबसे प्रसिद्ध कथन भी देखा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, राज्य में न्याय संभव नहीं है। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आता है। प्लेटो के इन भव्य विचारों की सबसे कड़ी आलोचना किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही सबसे मेधावी शिष्य अरस्तु ने की थी। ये सच में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अरस्तु ने इस आदर्श राज्य को पूरी तरह से अव्यावहारिक बताया। उन्होंने विशेष रूप से संपत्ति और परिवार के साम्यवाद को सिरे से नकार दिया। उनका मानना था कि जो संपत्ति सबकी होती है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? निष्कर्ष यही निकलता है कि प्लेटो एक अत्यधिक आदर्शवादी विचारक थे। उनके कुछ विचार भले ही वास्तव दुनिया के लिए अव्यावहारिक हों, लेकिन वे समाज, राजनीति और शिक्षा के एक महान चिंतक थे। उनके विचार आज भी हमें लोकतंत्र और नैतिकता की गहराइयों को समझने में मदद करते हैं। और जाने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर प्लेटो आज के इस डिजिटल युग में होते, तो क्या वो हमारे स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया की स्क्रीन को आधुनिक गुफा की दीवारें नहीं मानते, और उस स्क्रीन पर रोज दिखने वाली जानकारियों को आधुनिक परछाइयां नहीं कहते? क्या हम भी आज अपनी मर्जी से अज्ञानता की गुफा में कैद नहीं हो गए हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सोशल साइंस टुडे देखने के लिए धन्यवाद।